हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित कुछ डेली लाइफ में घटने वाली घटनाएं, है ना। मतलब उस पे आधारित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि अक्सर हमारे आसपास घटती हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या क्या होता है, उस चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अपवर्तन का दैनिक जीवन में प्रयोग क्या होता है, हेडिंग है पहली अपवर्तन का। मतलब इसमें हमें लिखवाना नहीं है, आपकी किताब में दिया है, केवल समझाना है हमको। अपवर्तन का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग या प्रयोग। ठीक, तो अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, ये भी हेडिंग हो सकती है कि अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, ठीक। जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल इलाज कर लेते हैं। तो अपवर्तन पे होने वाली घटनाएं क्या है। पहला कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है ना। पहला कारण यह है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज क्या होता है, क्षितिज मतलब जहां आकाश और धरती एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं। आप अगर सामने से देखो तो ऐसा लगता है कि आकाश पृथ्वी से मैच कर रहा है, मतलब मिल रहा है। तो जहां एक दूसरे को मिलता हुआ दिखता है वो क्षितिज होता है ना। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। तो किस कारण दिखाई देता है, अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है। देखिए, सूर्यास्त हो जाता है और सूर्योदय के समय पृथ्वी ठंडी रहती है, ठीक है। तो नीचे का जो अपवर्तनांक होता है, ठंडी एयर का जो वायुमंडल का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो अपवर्तनांक घटता जाता है। देखिए, अपवर्तनांक मेन थीम ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे अगर हम सघन से विरल में आते हैं तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जैसे ही हम सघन से विरल में आते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अरे दूर हट जाती। ये हुआ सघन, ये हुआ विरल, ये हुआ विरल और ये हुआ सघन। यानी यहाँ का अपवर्तनांक कम, यहाँ का अपवर्तनांक ज्यादा, मतलब वही रीजन यहाँ पर भी। तो चूंकि वायुमंडल 320 किलोमीटर के एरिया में ऊपर तक फैला हुआ है, तो उसमें वायु की बहुत सारी परतें होती हैं। मतलब वायुमंडल को हम मान लेते हैं कि वायु की बहुत सारी परतों से मिलकर के बना होता है। हर परत का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ठीक। क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलिए, तो हम इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि अपवर्तन की घटना से क्यों ऐसा होता है, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है और बहुत सारे वायुमंडलों से, मतलब वायु की बहुत सारी परतों से मिलकर के बना हुआ है, ऐसे है, ठीक। और एक क्षितिज रेखा है, मान लीजिए ये क्षितिज रेखा है। क्षितिज रेखा वो होती है जहां आकाश और पृथ्वी मिलते प्रतीत होते
देखिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय होता क्या है कि सूर्य उगा नहीं होता है, तभी हमें उगा दिखाई देता है। सूर्य डूब चुका होता है सूर्यास्त के समय, तभी हमें कुछ देर तक दिखाई देता। ये घटना अपवर्तन के कारण होती है। और पृथ्वी के चारों लगभग 320 किलोमीटर तक वायुमंडल है, और वायुमंडल की वायु जो ऐसी जो है अनेक गोली परतों का बना हुआ माना जा सकता है, जिसका अपवर्तनांक पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं घटता जाता है। क्योंकि सुबह के टाइम या शाम के टाइम पृथ्वी ठंडी होती, तो ठंडे होने की वजह से इसका जो है टेम्परेचर गिर जाता है, तो ये सघन हो जाती है, और ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ की वायु विरल होती है। तो यहाँ की यह मामला सघन विरल, फिर मतलब इसके सापेक्ष ये विरल होगा, फिर इसके साथ ये विरल, इसके साथ ये विरल, आगे जाएंगे तो विरल मिलता जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि सन यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है, यहाँ पे सन है इस तरह से। अब यहां से रेस चलती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम किया, वस्तु का काम किया। अब यहां से क्या हुई, रेज आएगी यहाँ पे, यहाँ एक रे ले रहे हैं, निकलती तो बहुत सारी है। अब देखिए ये अभिलंब का काम करेगा, सपोज करिए जो क्षितिज रेखा है ये अभिलंब का काम करेगा। ठीक। अब ये रे मान के चलिए कि इधर जैसे हम आते हैं क्या है, सघन होता जाएगा ना, इसके मुकाबले ये कैसा है, सघन है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, है ना। ये वाला जो एंगल से कुछ कम एंगल पे झुक जाएगा। ठीक। चलिए यहाँ रे आई, अब क्या करिए, यहाँ पे अभिलंब डाल सकते हैं आप। ठीक। अब जब यहाँ पे आएगी तो आगे फिर सघन मिलेगा, फिर ये क्या हो, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक। तो ऐसे करते 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 क्या होगा, ये ऐसे रे झुकती जाएगी, मतलब ये जो रे आएगी ऐसे करते करते क्या होगी, झुकती जाएगी। ठीक है, यानी कि झुक जाएगी इस लाइन पे, और इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि यहां से आ रहे हैं, है ना, एक मतलब फील देने के लिए है। ठीक। यानी कि जैसे जैसे अंदर आएगी रेस अभिलंब की ओर झुकती जाएगी, तो ये आई इस तरह चली, ऐसे मुड़ गई आकर के, है ना। लेकिन रे की डायरेक्शन ये है, देखने वाला आदमी प्रेक्षक यहाँ पे है, तो इसको लगेगा रे इसके सीधे में ताकेगा तो लगेगा कि सूर्य यहाँ पे है, और रियल में है कहाँ, यहाँ पे, ये उसका आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यही घटना होती है। तो यह अपवर्तन के कारण, यहाँ पे जान लीजिए कि सुबह और शाम का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से पृथ्वी तल के आसपास का वायुमंडल ठंडा होने, अपवर्तनांक ज्यादा है, इधर सघन माध्यम इधर विरल माध्यम होता है। तो जब रेज विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती जाती है, और ये इस तरह से चल करके ऐसे बेंड हो जाती है, और इस डायरेक्शन में हम देखते हैं तो हमें इसको बढ़ाते हैं आभासी रूप से, तो हमें लगता है कि रेज जो हमारे आंख में आ रही है वो यहाँ से आ रही है, ना कि यहाँ से आ रही है। ठीक। तो ये चीज आप समझ गए, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आता है तो बना के लिख लीजिए, इस तरह का फिगर किताबों में मिल जाएगा। ठीक। अब चलते हैं दूसरी घटना क्या होती है। ठीक। दूसरी घटना जो अपवर्तन पे आधारित होती है, तो वो दूसरी जो घटना होती है वो रात्रि में तारों का टिमटिमाना। दूसरी घटना है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन पे आधारित घटना होती है। तो देखिए कि रात के समय क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में ताप परिवर्तन होता है, यानी कि विभिन्न परतों का जो प्रकाशिक घनत्व होता है उसका अपवर्तनांक प्रति क्षण बदलता रहता है। मतलब पृथ्वी से लेकर के आसमान तक, यानी कि जहां तारे वायुमंडल तक पूरा,
तो ऊपर और नीचे का टेम्परेचर डाउन होता है, बढ़ता है, घटता है, तो वो जो वायु की लेयर्स होती हैं, परत होती हैं, वो क्या होते हैं, उनका जो अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है। क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। तो जब तारों से रेस चलती हैं तो उनका अपवर्तनांक होता है, तो कभी अपवर्तनांक ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता, कभी ज्यादा हो जाता, कभी कम हो जाता, कभी ज्यादा, क्योंकि पृथ्वी से लेकर वायुमंडल तक की जो परत होती है उनके टेम्परेचर में परिवर्तन होता रहता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से उसके अपवर्तनांक बदलते रहते हैं। तो जब रे वहां से हमारे चलती है तो उसका अपवर्तनांक कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश कभी आंख पे पड़ता है, कभी नहीं पड़ता, कभी पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है। तो इसी को कहते हैं कि तारों का टिमटिमाना। कभी प्रकाश आया, नहीं आया, प्रकाश आया, नहीं आया, तो ये क्या कहलाता है? टिमटिमाना। क्योंकि जब वायुमंडल से प्रकाश गुजरता है तो वायु की विभिन्न परतों से अपवर्तन होने वाली जो किरणें होती हैं अपना मार्ग बार बार बदलती रहती हैं। यानी कभी कम और कभी अधिक मुड़ जाती हैं, कभी कम मुड़ती हैं और कभी अधिक मुड़ जाती हैं, है ना। क्योंकि मीडियम का अपवर्तनांक में परिवर्तन होता रहता है, जिससे किसी निश्चित स्थिति में अगर मनुष्य आंख लगा के खड़ा हो तो प्रवेश करने वाली जो अपवर्तित किरणें होती हैं वो कम या अधिक, मतलब कभी दिखती हैं, कभी नहीं दिखती हैं, कभी दिखती हैं और कभी नहीं दिखती हैं। ठीक है, यानी कि किरणों की संख्या करने का मतलब कभी कम होती है और कभी अधिक होती है, और इसे ही हम लोग तारों का टिमटिमाना कहते हैं। यानी कभी ज्यादा रोशनी आ गई, कभी कम आ गई, कभी एकदम नहीं आई। तो मेन चीज है कि यही अपवर्तन की घटना होती है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का जो अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण, क्योंकि ताप परिवर्तन होते रहने के कारण जो तारों से चलने वाली प्रकाश किरणें जो होती विभिन्न परतों से अपवर्तन के बाद कभी अधिक संख्या में आंख पे पड़ती हैं, कभी कम संख्या में, कभी नहीं के बराबर, है ना। कभी प्रकाश दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। तो इसी घटना को कहते हैं रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, है ना। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। अगर एक नंबर में आता है तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि ये अपवर्तन के कारण। तीसरा है द्रव में डूबी हुई पेंसिल या पेन, आंशिक रूप से, पूरी नहीं, द्रव में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल या पेन टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। किस कारण से? अपवर्तन के कारण होने वाली घटना है। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक ले लिया वाटर टैंक है, ये पानी है, यहाँ तक फील है, ये भरा हुआ है ना, ये पानी है। और एक पेंसिल लिया, एक पानी में इसे डुबा दिया, ठीक। एक पेंसिल है, पानी में डुबा दिया, सीधे या तिरछे, है ना। तिरछे डुबाएंगे तो भी थोड़ा सा, तिरछे डुबाएंगे तभी टेढ़ी दिखाएगी, सीधे डुबाएंगे तो छोटी दिखेगी, थोड़ा सा तिरछे दिखेगी इसको, है ना। क्योंकि सीधा अपवर्तन नहीं होता है, स्पीड कम हो जाती है, तो वो होता है लेकिन वो जो पृथ्वी में थोड़ा उड़ जाता है, तो हम तिरछे थोड़ा सा ले लेते हैं। रियल में ये यहाँ है, लेकिन हमको जो दिखती है वो कहाँ है। अब रेस कहाँ से चलेगी? ऑब्जेक्ट से चलती है। रे कहाँ चलेगी? यहाँ से, ठीक है। तो कम से कम 2 रे ले सकते हैं, तो यहां से चलने वाली 2 रेस यहाँ पे है, ठीक। अब देखिए ये सघन माध्यम से विरल माध्यम से जैसे ही चलेंगे, सपोज करिए अगर यहाँ अभिलंब डालें तो क्या है, अभिलंब से दूर हट जाएंगे, हटेंगे,
और यहाँ पे आँख है सामने, लेकिन इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि कहीं पे ये मिल रही हैं। तो जहाँ पे मिल रही हैं वहीं पेंसिल का नोक बन जाता है, जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे क्या बन जाता है, ये पेंसिल का जो नोक होता है वो यहाँ पे बन जाता है ना। तो वो लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ी दिखाई देती, थोड़ा सा सीधा के बजाय क्या होती, थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई देती है ना। इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे अगर तो एक प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, तो वहीं पे लगता है कि ये जो है आकर के मिल रहे हैं। ठीक, तो जहां पे रेस पीछे बढ़ाने पे मिलती है वहीं आभासी प्रतिबिंब थोड़ा सा ही मुड़ा हुआ हो जाता है। ठीक है ना। जी, तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देती है ना। तो ये अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। ठीक, तो आप ऐसे सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, है ना। आप बना भी सकते हैं, केवल बना करके आप ये पेंसिल बना करके आप ये फिगर दिखा सकते हैं और इसके बाद फिर आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि क्या होता है। ठीक, हालांकि ऐसा आता नहीं है, एक नंबर में आएगा कि किस कारण से होता है, तो आप लिखेंगे अपवर्तन के कारण। ठीक, तो ये 3 घटनाएं थी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होने वाली घटनाएं। ठीक है, चलिए। अब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होने वाली घटनाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होने वाली घटनाएं, फेनोमेना, घटनाएं। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होने वाली घटनाएं। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो कौन कौन होती हैं वो देखा जाएगा। ठीक, तो इसमें पहले वाली घटना जो होती है वो है रेगिस्तान की मरीचिका, यानी मिरेस, मरीचिका। पहला है रेगिस्तान की मरीचिका, 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 मिरेस, है ना। मतलब होता है कि दोपहर के समय भ्रम उत्पन्न होता है पानी होने का रेगिस्तान में, या ऐसे दोपहर में अगर हम सड़क पे चल रहे होते हैं तो अगर अगल बगल जो पेड़ होते हैं तो पेड़ का हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, छाया का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो हमें दूर से देखने पे लगता है कि जल है, एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसी भ्रम को कह दिया जाता है रेगिस्तान की मरीचिका, है ना। मेरेस ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान की मरीचिका। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त आप जानते हैं क्या होती है। पहला है कि प्रकाश किरण सघन से विरल में, मतलब हाइट जो अपवर्तनांक से रेज लो अपवर्तनांक में आनी चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए जो क्रांति कोण होता है उससे आपतन कोण का मान अधिक हो, तब वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। और दूसरी चीज यह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में रेज टोटली परावर्तित हो जाती है, मतलब ऊर्जा का कोई 100% परावर्तित होती है, और वस्तु यहाँ परावर्तित किरणें बहुत चमकीली होती है क्योंकि प्रकाश का लॉस नहीं होता है इसमें, है ना। और शोषण भी नहीं होता है, टोटली क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जानते हैं, इसको हमने देखा था, जैसे ये सघन माध्यम है, ये जैसे आईसी है, तो रेज जो है इसके छोर से होके जाती है, मतलब कि जो अंतरापृष्ठ होता है इससे होकर गुजर जाती है, यानी ये 90 डिग्री। जैसे ही इससे थोड़ा सा हम दूर आते हैं, आई ग्रेटर देन आई सी, वे उतना ही कोण पर परावर्तित हो जाती है वापस उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आई रहती है। तो इसी घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं और उसी का उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे।
अब देखिए दिन की बात करें तो हमने सूर्योदय के समय हमने सुबह शाम की बात की थी, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। लेकिन दोपहर समय जब धूप कड़ी हो जाती है तो पृथ्वी की रेज पृथ्वी पे जब पड़ती है सन की, पृथ्वी की रेज नहीं सन की रेज, तो पृथ्वी को गर्म कर देती है। तो यानी कि पृथ्वी के आसपास यानी कि जो सतह होती है वो गर्म हो जाती है, इसका मतलब वहाँ विरलता आ जाती है। और ठीक उसके ऊपर जाएंगे तो सघनता मिलती जाएगी, यानी कि पृथ्वी के आसपास का जो वायुमंडल की परत होती है वो विरल हो जाती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो सघन हो ही जाती है, क्योंकि कर्म आयु विरल होती है और सघनता जो है ठंडी आयु है वो सघन होती है। तो जो ऊपर की वायु ठंडी रहती है, नीचे की गर्म रहती है। रेगिस्तान की मरीचिका उसे कहते हैं भाई कि उसका जो है क्या नाम है, पेड़ जो रास्ते में होते हैं उसका जो है एक आभासी उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे दूर से व्यक्ति को वो दिखाई देता है तो लगता है कि पास में पानी पानी होने का भ्रम हो जाता है। आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं दोपहर के समय गर्मियों में, सड़क पे इसे चलते सामने लगेगा कि पानी है, तो असल में वो पानी नहीं होता है, जो आसपास के किनारे के पेड़ होते हैं उसका प्रतिबिंब होता है आभासी। ठीक है ना, तो ये होता है। तो रीजन क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये मान लीजिए एक रोड पे जा रहे हैं और यहाँ एक पेड़ है, और ऊपर का माध्यम ये सघन है और नीचे की गर्म वायु है, गर्म वायु है, विरल है ना। एक सपोज करिए पेड़ है, आप इस जा रहे हैं और ऊपर जैसे जैसे चलेंगे ये सघनता, और नीचे क्या है, विरल है, यहाँ भी विरल है, गर्म वायु आस पास है ये, और ऊपर की परत क्या है, सघन है। यानी गर्म वायु हमको यहीं पे लिखना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि यही है रोड ना, ये सघन है ऊपर और यहाँ पे विरल है, ये गर्म वायु है, ये विरल है। ठीक, अब वहां से रेस चलेगी, हम एक ही रेज ले रहे हैं, है ना, दूसरी रे एक ही रे लेंगे। तो चलिए यहाँ से रे जैसे जैसे देखिए, ये मान लीजिए अगर परत मान लें, सपोज करिए कि ये कई ठो परत है, दो ही ले लेते हैं, एक और दो, और यहाँ पे तीसरे हो जाएंगे। चलिए अब जैसे रेज यहाँ से चली, ठीक, तो हुआ क्या, यहाँ पे एक अभिलंब खींच दीजिए। अब देखिए ऊपर वाला ये सघन है और नीचे वाला विरल है, तो कहने का मतलब है कि ये जब विरल में आएगी तो रेस अधिक कोण बनाती हुई यहाँ आ जाएगी। अब फिर यहाँ पे आप अभिलंब खींचिए। अब ये जो है, अब क्या है, इससे भी ज्यादा रेस बनाता हुआ, है ना। थोड़ा सा और भी अगर हम परत की बात करें, एक परत और ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा सा ज्यादा एंगल बनाते हुए यहाँ आ जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब जैसे ही एंगल जो है ये ज्यादा हुआ क्रांतिक कोण से, मतलब आई ग्रेटर देन आई सी हुआ, हो ही जाएगा, मतलब बहुत सारी परत है, देखिए ये बढ़ता जा रहा, और ये जो रेज है अभिलंब, ये इसकी तरफ जो अंतरा पृष्ठ की तरफ होती जा रही है ना। ये पहले आया इधर, फिर थोड़ा सा बढ़ाया इधर आया, फिर थोड़ा बढ़ा इस पे आ गई, अब बढ़ाया तो इधर ही हो गई, तो वही काम चल रहा है। अब जैसे कि रेज अब क्या होगी, जैसे ही बड़ा हो गया तो इसी डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, अब आंख यहां से देख रही है, सपोज करिए खड़े आप यहीं पे है ना, आप यहाँ खड़े हैं, लेकिन अब इसे पीछे अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिबिंब उल्टा यहाँ बन जाता है, और वही जल होने का भ्रम हो जाता है, वही जल होने का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो इसे कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका, है ना।
तो रेगिस्तान में भी ऐसा होता है कि रेगिस्तान में आप धूप में चल रहे हैं और पास में कोई पेड़ है तो उसकी छाया बन जाती है, तो वहाँ पे जल होने का आभास होता है ना। पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाता है और इसी घटना को कहा जाता है रेगिस्तान की मरीचिका, है ना। आंतरिक परावर्तन हो जाने के कारण, क्योंकि ये जहाँ प्रकाश रे जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, क्योंकि ऊपर सघन नीचे विरल, तो सघन से विरल में आता है, तो प्रकाश रेज अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती जाती है ना। अभिलंब से दूर हटती जाती है ना। अभिलंब ये है ना, दूर हटती जाती है, यानी कि ऊपर परत की ओर मुड़ती जाती है। और एक समय ऐसा होता है कि जब I ग्रेटर देन IC हो जाता है तो इसका पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक, अब दूसरी घटना जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, वो ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, जिसको हम उन मरीचिका कहते हैं, उन मरीचिका, जस्ट अपोजिट। अब जैसे दूसरा है वो है ठंडे प्रदेश की मरीचिका। ठंडे प्रदेश की क्या होती है, मरीचिका। अब देखिए ठंडे प्रदेश की मरीचिका का मतलब क्या है। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, समुद्र के किनारे उनारे की बात करें तो होता क्या है कि जो समुद्र में नाव होती हैं, कभी कभी क्या होता है उसका फिगर आकाश में बन जाता है, तो आकाश में वो नाव उल्टी दिखाई देती है, तो ये भ्रम हो जाता है। जैसे लगता है कि आकाश में एक उल्टी नाव दिखाई दे रही, तो वो भ्रम क्या कहलाता है, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका कहलाती। तो समुद्र के किनारे जो देश ठंडे प्रदेश होते हैं उसके जो सतह की जो वायु की परत होती है वो ठंडी होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर डाउन होने के बाद ठंडी होती है। उस सघन माध्यम यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अपवर्तनांक घटता जाता है। तो ठीक इसकी उल्टी कहानी होती है, है ना। अब जैसे बहुत सारी परत है यहाँ पे, जैसे हम उसी को समझाएंगे वायु की। ठीक, इतना बहुत है। ये वायु की परत है, हम यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे है ना, और ये सघन माध्यम है। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं इधर विरल है और इधर सघन है। और कोई चीज़ जैसे कि ठंडी वायु है, ठंडी वायु में कुछ रखा हुआ है, जैसे कि अब नाव ही है, नाव बना देते हैं, चलिए कुछ भी रख देते हैं यहाँ पे, तो उसका उल्टा प्रतिबिंब वहाँ बनता है। जैसे कि मान लीजिए मोमबत्ती ही रख दिए यहाँ पे, ये नाव रख दिए, चलिए यहाँ पे नाव ही रख दीजिए, मतलब अगर पानी है तो ना, समुद्र में अगर है या ठंडे प्रदेश में आप कुछ हैं तो कुछ, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पानी है ना, चलिए पानी है नीचे, आप कोई जरूरी नहीं एक समुद्र, आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं, और इस पानी में क्या है, जैसे कि नाव है ना। अब यहां से रेस चलेगी यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हमने अभिलंब खींचा, रेस आई। अब देखिए ऊपर क्या है, विरल है, ऊपर माध्यम क्या है, विरल है, तो जैसे रेस आई तो अभिलंब से दूरी बनाते हुए इधर आ जाएगी, फिर आप अपने अभिलंब खींचा, अब फिर ये इसके दूरी बनाते हुए क्या आ जाएगी, ऐसे इधर आ जाएगी, ज़्यादा दूरी बनाई, ठीक, फिर यहाँ अभिलंब खींचेंगे। अब जो एंगल होगा इसका, है ना, ये वाला एंगल, और कहने का मतलब अभिलंब, यहाँ पे अभिलंब है ना, ये थोड़ा एंगल जो है कम है और ये कुछ ज़्यादा है, इससे है ही देखा जाएगा ना। इधर देखिए एकदम ज़्यादा हो गया तो ये और ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो IC
आई अगर ग्रेटर देन आई सी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, घूम के इधर आ जाएगी, है ना, जैसे आई थी वैसे। अब इसको पीछे बढ़ाने पर लगेगा तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है ना। तो यही नाव जैसे आकाश में उल्टी दिखाई देती है, आकाश में क्या होती है, उल्टी दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये सघन माध्यम में, जैसे विरल में जाएगी अविलंब से दूर, अविलंब से दूर, अविलंब से दूर, एक बार आएगा कि यहाँ क्षैतिज हो जाएगी, फिर आगे बढ़ाएंगे एक और परावर्तन हो जाएगी, ठीक ऐसे जाएगी। तो वो पीछे बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रे लगता है कि इधर से आ रही है ना, लगेगा रे, इस देखने वाला आदमी अगर यहाँ पे है तो उसे लगेगा रे इधर से आ रही है, ठीक। जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है, पूरा आंतरिक परावर्तन की है। देखिए सघन से विरल में जाएंगे तो जैसे ही विरल में जाएंगे तो अविलंब से दूर हटती जाएगी, दूर हटती जाएगी, दूर हटती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा आई ग्रेटर देन आई सी, मुड़ जाएगी ऐसे। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि ठंडे प्रदेशों में जो वो पृथ्वी के आसपास की वायु ठंडी होने का नीचे का प्रोत्नांक ज्यादा होता है, टेम्परेचर मतलब सघन माध्यम होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो विरल माध्यम विरल होता जाता है। और कोई भी चीज़ अगर ठंडे प्रदेशों में है तो वहाँ से चलने वाली रेज जो होती हैं वो सघन से जैसे विरल में आती हैं तो अविलंब से दूर हटती जाती हैं, और जब उनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और उसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है, ऊपर लगता है कि वो चीजें आकाश में उल्टी दिखाई देती हैं। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं ठंडे प्रदेश की मरीचिका, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी जो है इसको देख लेते हैं। अब तीसरा रीजन क्या होता है वो देख लेते हैं। तीसरा है, यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा हीरे का चमकना। हीरे का चमकना ये किस पे आधारित होता है, हीरे का चमकना ये भी आधारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो हीरे के अंदर होने वाला जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसका कारण ही होता, हीरे का चमकना जो है हीरे के अंदर होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अब चूंकि हीरे का अपवर्तनांक आप लोग जानते हैं कितना होता है, 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है, और वाई के अपेक्षा और हीरे का के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो 24 डिग्री होता है। अगर इसके लिए कैलकुलेट किया जाए तो 24 से थोड़ा ज्यादा 24.2 या 24 डिग्री होता है, ठीक है। तो मतलब जो क्रांतिक कोण होता है इसका लगभग मान, तो हीरे की जो कटिंग होती है, तराश इस प्रकार होती है कि इसके अंदर जैसे प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं उसके लिए आपतन कोण जो होता है क्रांतिक 24 डिग्री से अधिक होता है, मतलब आई ग्रेटर देन आई सी, मतलब आई ग्रेटर देन 24 डिग्री, मतलब उसकी कटिंग तराशिंग इस प्रकार से होती है कि जैसे रेज जो लाइट रेज होती है उसके अंदर इस एंगल पे जाती है कि वो एंगल 24 मतलब 24 डिग्री से अधिक होता है, क्योंकि हीरे के लिए जो है क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। तो जैसे रेज अंदर प्रवेश कर जाती है ना, जैसे ही रेज अंदर प्रवेश कर जाती है तो हीरे के अंदर वो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है, ऐसा नहीं कि गई निकल गई, क्योंकि ऐसी उसकी कटिंग होती है कि एक छोर से जाती है दूसरे छोर पे वहां भी आंतरिक परावर्तन, फिर दूसरे छोर पे आती है वहां भी आंतरिक परावर्तन, मतलब कई बार आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। और आंतरिक परावर्तन के हो जाने से बार बार वो किसी निश्चित डायरेक्शन में निकलती है, बाहर निकलती है। तो जाहिर सी बात आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में लाइट एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो जैसे विशेष डायरेक्शन में जब बाहर आती है तो वो लाइट पूरी तरह से चमकती हुई दिखती है ना, क्योंकि उसकी चमकीलेपन में कोई लॉस नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि हीरा चमक रहा है, ऐसा लगता है कि हीरा क्या हो रहा है, चमक रहा है। तो कीड़े हीरे के केवल
कुछ भागों से कुछ विशेष दिशाओं में बाहर निकल पाती हैं और वही हीरे को चमकाती हैं। वही हीरे को क्या करती हैं? चमकाती हैं। तो कटिंग ही उसकी बनाई जाती है कि जो लाइट रेज में प्रवेश करती है उसका आपतन कोण क्रांतिक से अधिक होता है। हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण है वो 24 डिग्री होता है। ठीक, तो ऐसा आप किताबों में मिल जाएगा, वहां से नोट बना सकते हैं, है ना। मेरा काम था मेन समझाना कि कैसे होता है। बहुत सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, मेन मकसद क्या होता है? प्रकाश किरण सघन से विरल में आए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है कि जो आपतन कोण है वो उसके क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जैसे कांच के लिए y और कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है 42 डिग्री होता है। कितना होता है? 42 डिग्री। अगर पानी के अंदर y का बुलबुला है तो y के बुलबुले और पानी के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो 49 डिग्री होता है। आईसी क्या होता है? 49। कांच y के लिए आईसी कितना होता है? 42 डिग्री। हीरे के लिए आईसी कितना होता है? 24 डिग्री। जी, यहाँ पे y का बुलबुला और पानी है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण इनसे अधिक होने चाहिए और रेज सघन से विरल में जाने चाहिए। ठीक, सघन से विरल में जाना चाहिए। एक चीज है, जल के अंदर वायु के बुलबुले का चमकना, ये भी इसी आधार पे होता है। वायु के अंदर, है ना, जल के अंदर, जल के अंदर वायु के बुलबुले का चमकना, जल के अंदर वायु के बुलबुले का क्या होता है? चमकना। अब जैसे ये जल है, यहाँ पे जल है तो इसका अपवर्तनांक जाहिर सी बात है ज्यादा होता है, और वायु का बुलबुला होता है तो अंदर वायु भरी होती है, अंदर कुछ नहीं होता। क्या होती है? वायु, है ना। तो इसका अपवर्तनांक ये होता है, जल का 1.33। तो रेज जब भी आती है इसके अंदर तो जाहिर सी बात है सघन से विरल में पहली शर्त पूरा हो गई। और मान लीजिए कि सारी रेज नहीं होती हैं, जो कि आप इनके लिए जो क्रांतिक कोण होता है 49 डिग्री होता है, तो सारी रेज नहीं होंगी जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेंगी। कुछ रेज आएंगे, है ना, 49 डिग्री पे आएंगी, यानी कि, और उसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। मतलब जल से आई जल में चली गई, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग ये अभिलंब लें तो ये जो है I ग्रेटर देन 49 डिग्री होता है, क्योंकि जहां पे आपतित किरण टकराती है वहां अभिलंब खींच देते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये जब बाहर जाती है तो निकलती है जैसे लगता है कि वायु का बुलबुला चमक रहा है। वायु का बुलबुला क्या हो रहा है? चमक रहा है। ठीक, अब इसके बाद है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पचमा है जैसे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो होते हैं वो समकोण प्रिज्म होते हैं। ये कांच के बने समकोण प्रिज्म होते हैं। कांच के बने समकोण प्रिज्म होते हैं। मतलब इनका एक कोण क्या होता है? इनका एक कोण 90 डिग्री तथा शेष दोनों कोण 45 डिग्री होते हैं। शेष दोनों कोण 45 अंश के होते हैं। अब उन्हें अलग अलग टाइप का रख करके इसको, जैसे किसी रेस को 90 डिग्री पे मोड़ना है, 180 डिग्री पे मोड़ना है, तो इनके द्वारा मोड़ा जा सकता है ना। जैसे हमें अगर 90 डिग्री पे रेस को मोड़ना है तो वो इस तरह से रखा जाएगा, इस तरह से। और जानते हैं कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है?
42, और इस पे जब वो रेज टकराती है तो उसका क्रांति कोण 45 हो जाता है ना। तो आपतन कोण बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए रेज आई, यहाँ से आई रेज, 2 रेज आई, यहाँ पे तो अभिलंबोत चलेंगी, ये 45, ये 90 डिग्री और ये 45, तो परावर्तन होगा नहीं, अपवर्तन होगा नहीं, सीधे आ जाएंगे यहाँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब टकराती हैं, यहाँ पर अगर अभिलंब की बात करें तो पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए अभिलंब ना। यानी कि तो ये वाला जो एंगल होता है ये 45 हो जाता है, और ये वाला भी 45। जाहिर सी बात है, कांच के लिए 42 डिग्री होता है क्रांतिक कोण, और ये होता है 45। तो जैसे ही आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, वो उसी तरह से मुड़ जाती है। ऐसे आई 45 डिग्री पर क्या हो गई, मुड़ 45 पहले था, 45 है तो और मुड़ जाएगी, इसलिए इसको 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया। ठीक है ना। इसका उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। युद्ध में सैनिक लड़ाई पे करते हैं तो यही लगाया रहता है पेरिस्कोप पे, जहाँ पे बंकर बने होते हैं ना, तो यहाँ पे यही फिट किए रहते हैं। अब जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे, अगर यहाँ पे सामने लगाए रहते हैं, नीचे अपने बैठे रहते हैं, तो अगर यहाँ से सामने कोई व्यक्ति आएगा तो उसका प्रतिबिंब ठीक यहाँ बन जाएगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति सामने आएगा तो ऐसे ही वो पता कर लेंगे और उसे मार देंगे। ठीक है ना। तो उसका पेरिस्कोप में इसका उपयोग ज़्यादातर होता है ना, पेरिस्कोप कहते हैं जहाँ पे इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक चित्र जहाँ बनता है, वहाँ पे एक चीज़ होता है जहाँ पे इसका फिगर बन जाता है, चित्र, और यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है तो उसकी लाइट रेज यहाँ आती है और उसका फिगर यहाँ बनता है। तो आदमी यहाँ जो बैठा रहता है वो देख के पता कर लेता है सामने कोई है। ठीक है। अब इसी तरह से रेज को अगर हमें 180 डिग्री पे मोड़ना है तो प्रिज्म को कैसे रखेंगे। 90 डिग्री पे मोड़ना है तो प्रिज्म को ऐसे रख देंगे, ये 45 और ये 45। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेज सीधी आएगी, है ना, एक हम ले रहे हैं। यहाँ अभिलंब आपने खींचा, अभिलंब तो इस पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए ना। ये 45 डिग्री पे इसका पूरा आंतरिक परावर्तन हुआ। यहाँ पे आपने अभिलंब खींचा तो ये 45 हुआ, फिर इसका पूरा आंतरिक परावर्तन हो गया, इधर ही चली गई। तो आप इस तरह से रख के उसको 180 डिग्री पे इसको मोड़ सकते हैं। यानी रे ऐसे आई और ऐसे चली गई तो कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। और यहाँ कितने मुड़ रहे हैं, 90। ठीक है। ये 45 और ये भी 45, क्योंकि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। और इसका पूरा आंतरिक परावर्तन क्यों हुआ, क्योंकि कांच और वाई के लिए इसका क्रांतिक कोण 42 होता और ये 45 है, तो यहाँ पे आई जो है ग्रेटर देन 42 डिग्री, तब हो गया। ठीक। अब जैसे किसी वस्तु की इमेज उल्टी करनी हो तो भी इसका उपयोग करते हैं। अब जैसे कि ऐसा है, मान लीजिए इस तरह का प्रिज्म प्रयोग करते हैं,
अब कोई जैसे वस्तु है, ये है ना, आई यहाँ से अब क्या है, यहाँ पे इसके लंबवत आप अभिलंब खींच सकते हैं, तो आप अंदर आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी थोड़ा सा रे यहाँ पे आके टकराएगी, यहाँ पे आके टकराएगी, है ना। आप बना के देख सकते हैं, इस पे अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब की ओर झुकेगी ना। फिर आप यहाँ पे इसके अभिलंब खींचेंगे तो ये वाला जो एंगल कितना होता है, 45 होता है ना। मतलब 42 से ज्यादा होता है, इसलिए इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और जैसे ही बाहर निकलती हैं ऐसे ही निकल जाती हैं अभिलंब से दूर। तो ये वाली जो नीचे थी, ये देखिए ऊपर हो गई, और जो ऊपर थी वो देखिए नीचे हो गई। तो यानी कि प्रतिबिंब ऐसा बन गया। तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को उल्टी देखना है तो इस टाइप के प्रिज्म, मतलब समलंब चतुर्भुज के आकार के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। समलंब चतुर्भुज के आकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, रेस दूर चली जाएगी ना, 90 डिग्री। और अभिलंब जो होता है वो किसी पृष्ठ के हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक, याद रखो। तो ये था पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। कांच के बने समकोण प्रिज्म होते हैं, इनका एक कोण 90 से दो कोण 45 डिग्री के होते हैं, है ना। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इसकी सहायता से प्रकाश किरणों को 90 डिग्री तथा 180 डिग्री पर मोड़ा जा सकता है। ठीक, अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका आधुनिक विज्ञान में यानी चिकित्सा विज्ञान में इसका ज्यादातर उपयोग होता है, जिसको हम एंडोस्कोपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जिसको कहा जाता है प्रकाशिक तंतु। तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे आधारित होता है। तो हम उसके बारे में और उसके उपयोग लिख देते हैं, बाकी उसकी जो वो डिस्क्रिप्शन है उससे आप देख लीजिएगा, हम बता देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होता है, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब 5 पूर्ण है, 6वां देख लेते हैं। 6वां है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे आधारित ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाशिक संकेत जो लाइट सिग्नल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं बिना ऊर्जा क्षय के। जो लाइट संकेत होते हैं, लाइट पल्स होते हैं, जो लाइट फॉर्म में होते हैं, कोई भी सूचना जो लाइट फॉर्म में होती है वो पूर्ण इसके प्रकाशिक तंतु की सहायता से, यानी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से लाइट वाले संकेत यानी कि प्रकाश संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं बिना ऊर्जा क्षय के, है ना। इस घटना को हम लोग प्रकाशिक तंतु कहते हैं। ठीक, तो उसके बारे में लिख लेते हैं कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित ऐसी युक्ति है
जिसकी सहायता से प्रकाश संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षति के प्रेषित किया जा सकता है। तो बिना ऊर्जा क्षति के भेजा जा सकता है, क्षति के भेजा जा सकता है। ये है प्रकाशिक तत्व। क्या है? प्रकाशिक तत्व। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश बहुत का कई बार आंतरिक परावर्तन होता है और वो कांच के तंतु के अक्ष के अनुदिश, ये कांच का एक तंतु बना होता है, उसके अक्ष के अनुदिश चलता रहता है, जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है, कुछ माइक्रोन यानी बाल के व्यास के बराबर। जो हमारे बाल की साइज होती है उसके व्यास के बराबर होती है ना। इसकी त्रिज्या बहुत कम होती है। हालांकि यहाँ समझाने के लिए इसमें 2 लेयर्स होती है। अंदर वाले लेयर को कोर कहा जाता है और जो उसके बाहरी भाग की लेयर होती है ऊपर भाग को परिनिधान अधिपट्टन कहा जाता है, क्लाइडिंग या आवरण कहा जाता है ना। ये बहुत ही पतली पाइप होती है, एक तरह से प्रकाशिक पाइप कह लीजिए, जो इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी होती है तब भी कोई बात नहीं है, वो प्रकाश चला जाता है ना। और इसके ऊपर एक परत होती है, ये फिगर में दिख रहा है बहुत, लेकिन इसकी साइज कुछ माइक्रोन की होती है। जैसे ये गाढ़ी होती है ना ये। हालांकि आपके किताबों में मिल जाएगा। इस तरह का ये प्रकाशिक तंतु होता है, इसमें 2 परत होती है, ठीक है। तो इसके जो क्रोड यानी कोर का जो अपवर्तनांक, अंदर वाले भाग का जो अपवर्तनांक होता है, अंदर का कोर का अपवर्तनांक जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि लगभग क्रोड का जो अपवर्तनांक लगभग 1.7 होता है। और बाहरी भाग जिसे परिनिधान अधिपट्टन कहते हैं, बाहरी भाग परिनिधान अधिपट्टन, परिनिधान अधिपट्टन या आवरण कहते हैं, बाहरी आवरण। ये बाहर वाला, अंदर वाले फेज का जो है कम होता है अंदर वाले, और बाहर वाले का होता 1.5, यानी कि कम होता है। 2 परत होती है, एक बाहर वाले एक अंदर वाली होती है। मतलब एक नली होती है बार के व्यास, बार के साइज की, बार मतलब हमारे जो बाल होते हैं से उतनी पतली पाइप होती है। जो ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है ना, उसी तरह से ये बंडल बनाया जाता है, केबल का जैसे बंडल होता है, जैसे ये एंटीना वाला केबल होता है उसमें कई तार पतले पतले, उसी तरह से इसमें भी कई होते हैं, ठीक है। और अब इसमें क्या होता है कि प्रकाश जो होता है वो प्रवेश करता है, जैसे ही मान लीजिए तो क्या है कि अंदर का अपवर्तनांक तो ज्यादा होता है, मतलब इस तरह से बनाया जाता है इसको, और बाहर वाले का अपवर्तनांक कम होता है, तो वो हो गया सघन से विरल।
अंदर का हो गया सघन, ऊपर का हो गया विरल। मतलब रेज जो है वो सघन से विरल की तरफ जा रही है, अंदर सघन बाहर विरल। तो इस तरह से ये अंदर प्रवेश करती है, मतलब कि उसका जो आपतन कोण होता है इसके लिए क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है। क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है ना। तो क्या होता है, इसका आंतरिक परावर्तन होता है। वही घटना यहाँ पर भी होती, फिर इस तरह होती, मतलब ये इस तरह से करते 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 ही जा करके बाहर निकलता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बाहर निकल के आती है। 100% है ना, इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। तो इसलिए जो प्रकाश प्रवेश करता है वही बाहर निकलता है। और इसके सहायता से एक साथ जो है कई प्रकाश संकेत एक साथ भेजे जा सकते हैं। अभी इसके उपयोग हम लिखेंगे कि वर्तमान में जो प्रकाशीय तंत्र का उपयोग होता है वो दूर संचार में संकेतों को एक स्थान से ना दूसरे स्थान तक भेजने में किया जा रहा है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, मतलब इसका उपयोग में। अब एक तंतु की अगर बात करें, अगर हम एक तंतु की बात करें तो 300 संकेतों को हम लोग बिना व्यतिकरित, मतलब एक दूसरे से अध्यारोपित हुए एक साथ भेजा जा सकता है, 300 संकेतों। जबकि वैद्युत के जो चालक तार होते हैं, तार है, उसके संकेत एक ही भेजे सकते हैं। एक चालक तार से केवल एक ही संकेत भेजा जा सकता है। जो चालक तार नहीं होता हमारा, उससे एक संकेत एक बार में जाता है। लेकिन एक प्रकाशित तंत्र से 300 संकेत एक साथ जा सकते हैं, और वो बिना एक दूसरे को व्यतिकरित किए हुए, अध्यारोपित हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक पतली पाइप होती है, कांच का एक तंतु होता है, यानी कुछ माइक्रोन का इसका व्यास होता है। इसके अंदर और बाहर लेप लगे होते हैं, है ना। तो इसके क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है अंदर वाले का वो 1.7 होता है, बाहर वाले का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। ऐसा कुछ लेप लगाए रहते हैं जिससे उसका अपवर्तनांक घट जाता है। ऊपर तो कांच रहता है तो उसका एक अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो ऊपर वाले भाग को परिधान अधिपट्टन आवरण कहा जाता है, और अंदर वाले जो नली होती है अंदर का, उसे कोर या क्रोड कहा जाता है। और इसमें प्रकाश इस तरह से प्रवेश करता है कि इसका जो क्रांतिक कोण इसके लिए जो होता है वो, इसका जो आपतन कोण होता है इसके क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो इसलिए अंदर कई बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है ना, और इससे दूर संकेत को बहुत दूरी तक भेजा जा सकता है। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, इसके बारे में आप लिखना चाहेंगे तो किताब में है उसको लिख सकते हैं, है ना। तो प्रकाशिक तंतु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, तो इसको मिटा के उसका उपयोग लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे कि उस उपयोग में क्या होता है, बड़े पैमाने पर उपयोग क्या, अब क्या होता है कि वैद्युत संकेतों को अगर हमें प्रकाश संकेतों में भेजना हो तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसड्यूसर होता है, जैसे माइक्रोफोन हुआ, स्पीकर हुआ, ये सब ट्रांसड्यूसर होते हैं। ट्रांसड्यूसर आप पढ़ते लेकिन वो चैप्टर ही हटा दिया है संचार व्यवस्था में। तो ट्रांसड्यूसर वो होता है जो एक प्रकार के एनर्जी को दूसरे में बदल देता है, मतलब एक प्रकार के संकेत को दूसरे में। जैसे लाइट का जो पल्स होता है, संकेत होते हैं, उसको वैद्युत पल्स में बदलना, विद्युत संकेत में बदलना, है ना। तो
जो चीज़ एक काम करता है उसे को हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे माइक्रोफोन हुआ, वो वेव साउंड में बदल देता है ना, आवाज़ में बदल देता है। यानी कि जो वैद्युत पल्स होते हैं उनको किस में बदल देता है, साउंड में बदल देता है, तो वो ट्रांसड्यूसर हुआ। उसी तरह लाउड स्पीकर हुआ, नहीं सॉरी, ये माइक्रोफोन जो हुआ वो साउंड एनर्जी जो होती है ना उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पल्स में बदल देता, जो यानी कि हमारी जो साउंड आवाज़ होती है, यानी बातचीत का जो लैंग्वेज होता है उसे किस लैंग्वेज में बदल देता है, वैद्युत पल्स में, यानी वैद्युत की भाषा में, यानी इसको विद्युत में बदल देता। और लाउड स्पीकर यही जस्ट उसका करता है। तो ये हम बता रहे हैं कि ये जो वो माध्यम होते हैं जिसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं, जो ट्रांसफर कर देते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम एक चीज़ को, यानी कि विद्युत एनर्जी को, आप साउंड एनर्जी को विद्युत एनर्जी में, विद्युत एनर्जी को साउंड एनर्जी में, इसी तरह से वैद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में भी बदलने के लिए ट्रांसड्यूसर होता है ना। और जैसे फोटो सेल्स होते हैं जितने, वो सब यही करते हैं। और जो कहने का मतलब है कि जो लाइट एनर्जी होती है वह वैद्युत एनर्जी में बदल जाती है फोटो सेल के द्वारा। तो इस तरह के मतलब प्रकाशित तंतु तो भेजने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम वैद्युत संकेत को इसके माध्यम से भेजना चाहेंगे तो हमें पहले उसको लाइट फॉर्म में बदलना होगा, लाइट एनर्जी में बदलना होगा ना, क्योंकि इससे प्रकाश संकेत ही जा सकता है। इससे क्या जा सकता है, प्रकाश संकेत। तो इसको हमें पहले लाइट फॉर्म में बदलना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रकाशित तंतु का बड़े पैमाने पर लिख सकते हैं, प्रकाशित तंतु का बड़े पैमाने पर, प्रकाशित तंतु का बड़े पैमाने पर क्या कर सकते हैं, उपयोग वैद्युत संकेतों, बड़े पैमाने पर उपयोग क्या करते हैं, वैद्युत संकेतों को, है ना, वैद्युत संकेतों को किस में बदल देते हैं, जिसे हमने उचित ट्रांसड्यूसर द्वारा। तो ट्रांसड्यूसर हमने बताया ना कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी फॉर्म में बदल देता है, जैसे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो जैसे माइक्रोफोन हो गया और ये आपके लाउड स्पीकर हो गए, फोटो सेल हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें। तो वैद्युत संकेतों को किस में बदल देते हैं, प्रकाश संकेतों में परिवर्तित कर बड़े पैमाने पर उपयोग वैद्युत संकेतों को ट्रांसड्यूसरों की सहायता से, आप लिख सकते हैं ट्रांसड्यूसरों की सहायता से प्रकाश संकेतों में, है ना, बदल कर। अब वैद्युत संकेतों को हमें भेजना तो इसकी सहायता से भेजना है, तो किस में बदलेंगे, प्रकाश संकेतों में बदलकर प्रेषण तथा अभिग्रहण में किया जाता है ना, बदलकर कहाँ किया जाता है, प्रेषण, ट्रांसमिशन तथा रिसीवर में किया जाता है, प्रेषण तथा अभिग्रहण में किया जाता है। जैसे हमें प्रकाश संकेत के फॉर्म में कोई चीज चाहिए तो इसकी सहायता लेते हैं, है ना, किसी चीज को प्रकाश के फॉर्म में बहुत दूर तक भेजना है तो इसकी सहायता लेते हैं। अब देखिए इसका सबसे बड़ा उपयोग चिकित्सा विज्ञान में क्या है कि इंडोस्कोपी में इसका उपयोग होता है। दूसरा मान लीजिए ये है, जिसको हम लोग इंडोस्कोपी कहते हैं, प्रेषण तथा अभिग्रहण में किया जाता है ना। दूसरा है इसका उपयोग प्रकाश संकेत प्रेषण के लिए, इसका उपयोग क्या करते हैं, प्रकाश संकेत, इसका उपयोग प्रकाश संकेत के प्रेषण के लिए,
यानी हमें प्रकाश संकेत को भेजना है। इंडोस्कोपी अभी आएगा ना, प्रकाश संकेत के लिए, प्रेषण के लिए किया जाता है। अब जैसे अपने शरीर के अंदरूनी भाग को देखना हो, है ना, आंतरिक भाग को देखना हो, जैसे आमाशय हुआ, ग्रसिका हुई, आंतें हुई, लीवर हुए, इनका अगर हमें दृश्य अवलोकन करना है ना, उसको देखना होता है, तो एक पाइप होती है, वही प्रकाशिक तंतु होता है जिसको पाइप कहते हैं, प्रकाशिक पाइप, उसे जो है ना ये गले के मुंह के अंदर डाल देते हैं, अंदर तक पूरा, जहां तक का हमें दृश्य लेना होता है, ठीक। और उससे सिस्टम जुड़ा होता है, जिसकी डिस्प्ले जो होता है, उससे वहाँ कैमरे लगे होते हैं छोटे छोटे, तो उसका डिस्प्ले जो है अंदर जा करके वो, क्योंकि अंदर अंधेरा होता है तो लाइट भेजी जाती है, उसकी सहायता से वो जा करके वहाँ का पिक्चर जो है, उसका जो है कनेक्शन होता है, उसे डिस्प्ले से होता है, वहाँ पे बड़ा सा दिखा देता है। तो उससे हम अंदर की जानकारी पता कर लेते हैं कि अंदर कोई बीमारी है तो पता चल जाती है। इसका उपयोग प्रकाश संकेत के प्रेषण के लिए किया जाता है। जैसे आंतरिक भागों, यहाँ लिख सकते हैं, जैसे आंतरिक भागों में क्या, ग्रसिका, ग्रास नली जिसको कहते हैं, ग्रसिका हो सकती है, आमाशय हो सकता है, आमाशय है ना, आंत, लीवर, ये सारी चीज अंदर होती है कि नहीं, अंदर होती है। का दृश्य अवलोकन करने के लिए, का दृश्य मतलब देखने के, अवलोकन करने के लिए लाइट, मतलब एक लाइट पाइप के रूप में किया जाता है। इसको किसके रूप में किया जाता है के लिए, लाइट पाइप, है ना। उससे क्या जाता है, प्रकाश जाता है, और अंदर छोर पे कैमरा लगा होता है पिक्चर लेने के लिए, तो उससे प्रकाश जाता है ना, जो नली होती है उसी को लाइट पाइप कहते हैं। लाइट पाइप के रूप में किया जाता है, जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं, जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एंडोस्कोपी कहते हैं, जिन्हें एंडोस्कोपी कहते हैं। तो एंडोस्कोपी आजकल जो होता है कि ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है चिकित्सा विज्ञान में, जिससे हम बड़े आसानी से अंदरूनी भाग की जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। या अगर हमें प्रकाश संकेत को दूर तक भेजना है, प्रकाश संकेत, यहाँ भी वही चीज है, प्रकाश, यहाँ तो केवल प्रकाश को भेजना है ना, जैसे हमें प्रकाश, वैद्युत को प्रकाश संकेत रूप में भेजना है, तो भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक। तो ये था हमारा ऑप्टिकल फाइबर, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे काम करता है, ठीक ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे आधारित घटनाएं थी। आधारित क्या थी, घटनाएं थी। ये हमारा 1 घंटे का वीडियो लगभग हो गया, 1 घंटे से कुछ है। अगर हम इसी में कुछ न्यूमेरिकल अगर कर लेते हैं तो हमारा अपवर्तनांक वाला चैप्टर ही पूरा ख़त्म हो जाता है। तो हम जल्दी जल्दी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इससे अपवर्तनांक का चैप्टर समाप्त हो जाता है, और आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए, ठीक। तो हमारा जो मेन टॉपिक अब शुरू होगा, है ना, लेंस के बारे में है। लेंस तब भी पढ़े हैं, लेकिन उसमें कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन है जो अक्सर पूछा जाता है, तो वो चीज़ें जो है आप शुरू करेंगे मेन टॉपिक, और इसको इस महीने के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आप लगा सकते हैं कि y में प्रकाश का वेग, बहुत सिंपल सवाल, y में प्रकाश का वेग कितना भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है।
यदि कांच का अपवर्तनांक, ये हाई स्कूल सवाल है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो हमारा सूत्र क्या था? अपवर्तनांक c/v, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो बराबर होती है, वो चालों का अनुपात होता है। ये अपवर्तनांक, जिसको प्रकाशिक घनत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से v निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1.5, यहाँ 3×10⁸ और यहाँ पे v आराम से निकाल सकते हैं। उत्तर है 2×10 मीटर पर सेकेंड। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ जल्दी जल्दी। ठीक है, हम कुछ सवाल को आप लगा देते हैं, बाकी आप लगाते रहिए, सवालों की तो कमी नहीं है। जैसे दूसरा सवाल है कि एक प्रकाश किरण 1.62 अपवर्तनांक वाले कांच के आयताकार गुटके पर आपतित होती है। यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणें, परावर्तित कह रहा है कि यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों, तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण का मान कितना होगा? ठीक है, ये पूछा। हालांकि इसमें एक चीज दिया रहेगा, है ना, वो बताएंगे क्या दिया रहेगा अगर ये सवाल देता है। जैसे ये कांच का गुटका है, अब यहाँ पे रेस आती है और मान लेते हैं कुछ परावर्तित हो जाती है और ये अपवर्तित हो जाती है। कह रहा है कि जो अपवर्तित रेज है ना, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं और ये मान लीजिए I है तो ये भी I होगा और ये R है। कांच का अपवर्तनांक 1/1.62 अपवर्तनांक वाले कांच के आयताकार गुटके पर आपतित हो। तो जाहिर सी बात, हमें स्नेल का नियम यहाँ लगाएंगे, लेकिन स्नेल के नियम के जरूरी है आपतन अपवर्तन कोण। तो हमें ये अगर मालूम हो जाएगा तो ये भी हम मालूम कर लेंगे। तो हमें पहले ये वाला एंगल तो हमें पता है 90 - R, भाई पूरा 90 है ना, 90 में से ये यहाँ तक ना 90 है, जैसे ये भी पूरा 90 है, तो पूरा 90 में से अगर हम ये घटा देंगे तो हमें R पता चल जाएगा, क्योंकि हम स्नेल का रूल लगाएंगे तो ये आएगा sin I/sin R। हमें IR तो पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम जोड़ें I + R + ये 90, तो ये हो गया, कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी I + R जो हो गया 180 - 90, यानी I + R हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से देखा जाए तो I की वैल्यू अगर देखा जाए
या आर की वैल्यू ही रखा जाए। आई तो ऊपर है, किसी फॉर्म में क्या पूछ रहा है पहले, आपतन कोण, तो आपतन को रखिए, इसको हटा दीजिए, तो यहाँ से आर के लिए क्या लिख सकते हैं 90 आर को गायब कर दीजिए। तो साइन आई है, हमें वही पता करना, रहने दीजिए, और साइन आर को लिख सकते हैं 90 माइनस आई। तो ये हो जाएगा साइन आई और ये हो जाएगा कॉस आई, यानी कि tan आई। इसको हम एक जगह और पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रूस्टर का नियम है, वहां पे आएगा। तो हमें tan आई बराबर हो गया n, या आई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स n, और n की वैल्यू दे रखा है tan इनवर्स 1.62, और ये मान जो है tan इनवर्स 1.62 की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो जो आएगा निकल के वो इतना होता है 58 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। तो ये दिया रहेगा, सवाल में दिया रहेगा कहीं पे tan इनवर्स इतने का मान ये, ठीक। तो इस तरह से इसके वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। चलिए जल्दी जल्दी से लगाते हैं सवाल, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए तीसरा है सवाल, प्रकाश के किसी रंग की वाय में तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के किसी रंग की वाय में तरंग दैर्घ्य कितनी है भैया, 6000 एंगस्ट्रॉम है। जो जल में 4500 एंगस्ट्रॉम है, जो जल में क्या है 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। जल में प्रकाश की चाल क्या है, जल में प्रकाश की चाल क्या है, जल में प्रकाश की चाल पछा है। तो वाय में तरंग दैर्घ्य जो है, मतलब ये दिया है लैम्डा एयर 6000 एंगस्ट्रॉम, और वाटर में दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये वाला फार्मूला हम जानते हैं, अपवर्तनांक c/v होता है। तो y में प्रकाश की चाल c, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो एयर में, और ये इसमें क्या होती है लैम्डा w कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा लैम्डा a लैम्डा w। तो जल में प्रकाश की चाल पूछा है, अपवर्तनांक निकाल लेंगे तो इससे तुलना कर देंगे, क्या दिक्कत है। ये भी तो फार्मूला होता है, तो ये भी होता है, ये भी फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, ये है 6000 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम, 2 कट गया, 60/45, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 4/3। तो यही सूत्र यहाँ पर भी होता है कि n बराबर c बटे, तो c 3×10⁸, और v जल है, यहाँ पे जल है, v में जल यानी v वाटर कर दीजिए यहाँ पे, तो इसका मान 4/3 है, तो 3×10⁸, और vw, तो vw बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक के 9 × 10⁸/4, 4 दूना 8, 1 बचा,
10 हुआ, फिर 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पचे 20, गुणे 10 हो जाते 8 मीटर पर सेकेंड ये आएगा। हालांकि ईटा बराबर हमने ये दिखाया था कि लैम्डा ए लैम्डा डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो आप इससे इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए अब जो है हम लोग चौथे सवाल की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हमारा जो चौथा सवाल है वो है जल तथा कांच के अपवर्तनांक। अच्छा सवाल है, हाई स्कूल में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ भी पूछ सकते हैं। जल तथा कांच के अपवर्तनांक। जल के अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच के अपवर्तनांक क्या है तथा 3/2 जानते हैं 1.5। जल का अपवर्तनांक, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो, तो वही तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कभी कभी अगर कांच से जल में जा रही है तो भी यही बात हो। तो देखिए ये वाला फार्मूला आप जानते हैं, हल में देखा जाए तो कांच के सापेक्ष जल का, तो जो बाद वाला होता है वो y के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक, जो पहले होता है y के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 4/3 और ये दिया है 3/2, तो 8/9। कभी कभी इसी को पलट सकता है कि पानी के सापेक्ष कांच का पूछे तो ANG ऊपर कर लीजिए, ANW ऊपर कर, तो ANW है और ये 3/2 और ये 4/3, तो अब ये 9/8 हो जाएगा। दे रखा है जल का अपवर्तनांक y के सापेक्ष कितना है 4/3 और y के सापेक्ष कांच का कितना है 3/2। तो ये सूत्र आपको हमने ड्राइव भी करवाया था, तो याद होना चाहिए। बहुत सिंपल सवाल। अब चलिए पांचवा, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक, अब जैसे दिया है पांचवा, जल और कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक। पांचवा है जल और कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक। जल और कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिए हैं क्रमशः। कितना दिया भैया, 3/2 तथा 4/3 है। कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक तो दे रखा है, हल में अगर देखें तो क्या दे रखा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कांच का कितना है, हवा के सापेक्ष में लिया जाता है, और जल का कितना है 4/3। तो जल में प्रकाश की चालों का मतलब कांच में और
जल में प्रकाश की चालों का अनुपात क्या हो। तो जानते हैं n बराबर होता है C/V। यहाँ से देखा जाए तो किसी माध्यम में चाल ये है, ये तो निर्वात में दोनों के लिए कांस्टेंट होगी, अगर Ng हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से NW की बात करें तो C/, ये मान लो G बना ले V। आपको याद फार्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है। Ng/ अगर हम NW करें तो क्या हो जाएगा, C/Vg और C/VW। C कैंसिल, VW और Vg होता है। तो क्या कहा, कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात क्या हो। कांच और जल में, है ना, प्रकाश की चाल जल में ये है, कांच में ये उल्टा होगा, क्योंकि यहीं से रिएक्शन देखिए C/V N ये होता है। इस तरह से आप N1/N2 भी करेंगे तो V2/V1 ये होता है। अपवर्तनांक का उल्टा होता है, जाहिर सी बात है, जिसका अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती। तो ये आप बदल भी सकते हैं। कह रहा है कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात, इसको उलट दीजिएगा बाद में जाकर। तो Ng का मान है 3/2 और Nw का मान है 4/3, तो ये हो जाएगा 9/8। आप Vg/Vw करें तो 8/9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठवां देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए छठवां, यदि हीरे का अपवर्तनांक, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42 है, तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप हीरे का अपवर्तनांक इतना है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं ये Ng वाला जो फार्मूला होता है 1/sin IC होता है, ऐसा आपको पता है। यानी अगर हम सिंपल बात करें तो Ng बराबर, अगर देखा जाए कांच हीरा ले लेंगे तो 1/sin IC हो जाएगा इसके लिए। तो अगर हम साइन, क्योंकि इसका 1 होता है, अगर Ng/Na लिखेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे, N हीरा/Na, तो इसका मतलब 1 होता है। तो साइन IC बराबर 1/N हीरा हो जाएगा। तो हीरे का कितना होता है 2.52। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप, तो हमने इस सवाल को कैलकुलेट, हालांकि उसकी कुछ वैल्यू दी रहेगी, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा कुछ इस तरह का 4132 भाग, मोबाइल से हमने इसको कैलकुलेट करके देखा तो ये। हालांकि आपको कुछ टिप्स मतलब कोष्टक बनाकर दिया रहेगा अगर ये सवाल पूछ रहा है तो, है ना। जैसे इस तरह से दिया रहेगा कि साइन इनवर्स 4132 की वैल्यू जो है वो 24 डिग्री 24 पॉइंट इतनी ये दिया रहेगा। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप ये निकालेंगे, जब ये मिल गया तो ये अपने आप मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, साइन IC बराबर इधर जाके इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स 4132 की वैल्यू क्या होती है दिया रहेगा 24.4 डिग्री, यानी कि माना जाता है 24 डिग्री होता है ये। ठीक,
चलिए एक चीज समझा दो कि ये फार्मूला जो लगता है वो जब Ng ऊपर होता है और Na नीचे होता है तो 1/sin IC होता है, ठीक। और जब Na ऊपर होता है Ng नीचे होता है तो ये इस तरह से होता है, याद रखिए। इस पे अगर कोई सवाल आएगा तो देखा जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम सवाल देखते हैं, कुछ किताब का लगा देते हैं। देखिए ये एक सवाल है, जो सवाल देखेंगे इसमें के, और 2 सवाल और देख लेते हैं। चलिए इसमें कह रहा है कि किसी लिखावट के ऊपर 4 सेमी मोटा कांच रख देने पर, क्वेश्चन है 7वां, किसी लिखावट के ऊपर 4 सेमी मोटा कांच रख देने पर, लिखावट कितनी ऊपर उठी प्रतीत होगी। लिखावट कितनी ऊपर उठी प्रतीत होगी। यदि कांच का अपवर्तनांक इतना है, यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी कितने ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यानी विस्थापन हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? विस्थापन। बहुत सारे इस तरह के सवाल आगे मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये हम जैसे कि ऊपर से देख रहे हैं, यानी विरल से सघन में देख रहे हैं, तो पहले वाली कंडीशन हमने बताया था, है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें, या तो फिर आपको मोटा कांच है, किसी लिखावट के ऊपर 4 सेमी, यानी हमें रियल हमको पता है, रियल हमको क्या है पता है, तो हमें आभासी निकाल लें, तो रियल में से आभासी घटा देंगे तो पता हो जाएगा ना। तो हम जानते हैं कि जो इसके लिए अपवर्तनांक वाला फार्मूला था, वो कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो वास्तविक दूरी बटे क्या होगा, आभासी दूरी, है ना। तो वास्तविक दूरी 4 है, आभासी दूरी निकालना है, इसको डी अपेरेंट कर देते हैं ना, एपी मतलब अपेरेंट, और ये 3/2 है, डी ए पी। तो यहाँ से 4 दूनी 8, तो डी ए पी जो हो जाएगी वो 8/3 सेमी हो जाएगा, यही ना। तो जो विस्थापन हुआ कि कितना ऊपर उठी प्रतीत होगी, तो अक्षर का विस्थापन, यानी हमें जो विस्थापन चाहिए, आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के तत्काल निकाल सकते हैं, जो हमने फार्मूला बताया है ना, वो टी है और 1 माइनस n ऐसा कुछ करके था, टी इस तरह से। तो देखिए विस्थापन क्या था, 4 में से डीएपी घटाना है ना, यानी कि एक्चुअल माइनस एक्चुअल, क्योंकि ऊपर उठ जाती है तो आभासी दूरी कुछ कम होती है इसमें, तो डीएपी का मतलब 4 माइनस 8/3, 4×3 12 माइनस 8/3, 12 में से हट जाए 4/3 सेमी, इतनी ऊपर उठी दिखाई देगी। कितना ऊपर उठी दिखाई देगी,
4/3 सेमी ऊपर उठी दिखाई। इसमें अगर करके देख लेते हैं, ये 4 है 1 और ये 3/2 है, तो हो जाएगा 4 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा 3, तो 4 यहाँ पे 3 माइनस 2/3 वही आएगा। ठीक, ये भी सही है। तो इस तरह से आप उसका फार्मूले का भी उपयोग कर लिए। ठीक, चलिए 8वां सवाल देख लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना। 8वां और आखिरी सवाल। चलिए, हालांकि वो सवाल तो बहुत जल्दीबाजी में लगाने लायक नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। सवाल है कि झील में पानी के ऊपरी तल से, झील में पानी के ऊपरी तल से h मीटर नीचे एक छोटा प्रकाश स्रोत रखा है। h मीटर नीचे एक छोटा प्रकाश स्रोत रखा है, प्रकाश स्रोत रखा है। जल के मतलब h मीटर गहराई में रखा हुआ है ना, झील है, और जल के तल पर प्रकाश का एक वृत्ताकार धब्बा दिखाई देता है। जल के तल पर प्रकाश का एक वृत्ताकार धब्बा दिखाई देता है। प्रकाश का एक वृत्ताकार धब्बा दिखाई देता है। इस प्रकाश के धब्बे की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकाश वृत्ताकार दिखाई देता है, इस प्रकाश के धब्बे की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए, झील में पानी के ऊपरी तल से h मीटर नीचे, मतलब पानी का ऊपरी तल है ये, और h मीटर गहरी एक झील है ना, एक तल है। एक छोटा प्रकाश स्रोत रखा हुआ, मतलब यश रखा हुआ यहाँ पे। जल के तल पे प्रकाश का एक वृत्ताकार धब्बा दिखाई देता है। इस प्रकाश के धब्बे की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रकाश यहाँ से चारों दिशाओं में फैलता है। सपोज करिए, मान लीजिए कि ये इस एंगल पर यहाँ गया और इधर गया, चारों दिशाओं में जाएगा। ठीक, इस तरह से गया। और यहाँ पे देखिए, हम अगर अभिलंब खींच दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो कोण होगा वही कोण होगा, ये एकांतर कोण से। देखिए, प्रकाश वापस इसी माध्यम में आ जाएगा जब इसका मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, यानी कि जो पानी और वायु के लिए क्रांतिक कोण है ना, और लगभग 49 डिग्री जो भी है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जो आपतन कोण की वैल्यू अगर IC से ज़्यादा है तो प्रकाश तो वापस इसी माध्यम में आ जाएगा, बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, तो हमें कोई धब्बा दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर I जो है बराबर हो जाए IC, तो रेस जो है वो क्या है, 90 डिग्री पर जो अपवर्तन कोण होगा ये वाला, यानी रे इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक, तो इस तरह से अगर I बराबर IC, यानी कि अगर I बराबर IC है, तो जो रेज होगी वो इस
को स्पर्श करते हुए जाएगी, मतलब ऐसे निकलेगा प्रकाश, भाई इधर भी निकलेगा उधर, लेकिन हमको क्या है इस तरह से निकलेगा तो ये एक शंक्वाकार प्रकाश निकलेगा। कैसा निकलेगा? शंक्वाकार। इस कंडीशन में तो प्रकाश बाहर जाएगी नहीं, यही एक कंडीशन है कि प्रकाश जा सकता है बाहर, है ना। एक चीज और है कि अगर I की वैल्यू अगर कम है IC से तो प्रकाश इधर चला जाएगा। तो इस तरह से जब जाएगा तो हमें धब्बा नहीं दिखाई देगा, वृत्ताकार धब्बा, जबकि उसको सतह पे वृत्ताकार धब्बा देखना। तो इसका मतलब है कि जो I की वैल्यू होगी यहां से या ये, वो IC के बराबर होगी या IC से छोटा होगी, यानी या तो IC के क्या हो जाएगी, बराबर होगी, या तो IC से छोटा होगा, यानी या तो IC के बराबर। यानी हमको प्रकाश बाहर निकालना है तो I स्मॉलर देन IC या I इक्वल टू IC। तो चूंकि अगर स्मॉलर हो जाएगा तो ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा, तो हमें धब्बे जैसी सतह पे कोई आकृति नहीं बनेगी, प्रकाश बाहर। इसे यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, I इक्वल टू IC। IC पे क्या हो जाएगा, ये इस रे जो होगी सतह से रिफ्लेक्ट होगी, है ना, सतह के अंदिश जाएगी, तो यहाँ से शंक्वाकार रूप में रेज निकलेगी बाहर। अगर ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वृत्ताकार धब्बा दिखाई देगा, इस तरह से क्या दिखाई देगा, धब्बा दिखाई देगा, है ना। ऐसा रेज जो है इस डायरेक्शन में चलेंगे, और इसी वृत्ताकार धब्बे की त्रिज्या अगर मान ले R है, ऊंचाई h है, तो कह रहा है उस धब्बे की त्रिज्या क्या होगी, तो हमें ऊंचाई दे रखा है तो हम और उसकी त्रिज्या और एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और मान ले कि इस पानी का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, n है, पानी है इधर पानी, इसका अपवर्तनांक क्या है, n है। अब रेज जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, जल से वाई में जा रही है। कहाँ जा रही है, जल से वाई में जा रही है, ठीक। अब हमें R निकालना है, क्या निकालना है, R, यानी हमें वो चीज देखना है यहाँ पे कि हम ये अभी सूत्र जानते, ANG बराबर होता है 1/sin IC, ठीक है। ये भी IC हो जाएगा, ये भी IC और ये भी IC हो जाएगा, टोटल 2 IC होगा, लेकिन आधा आधा IC, यानी टोटल 2 IC होगा, ठीक। तो हमें IC पता है ना। तो साइन IC बराबर 1/, यहां से अगर देखा जाए तो NG/NA होता है, तो हम लिखेंगे 1/sin IC। लेकिन अगर हम NA की वैल्यू 1 होता है तो यहाँ से अगर हम साइन IC की वैल्यू करें तो N/NG, अरे सॉरी NW, इसको हम ये होता है, ये हमें मालूम है। अब हम निकाले पहले साइन IC, क्योंकि हमें 1/W पता हो गया। साइन IC का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया R। अब रही बात कर्ण निकालने की, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग प्लस h का वर्ग, ऐसे निकलेगा, ठीक। अब कर दें दोनों ओर का वर्ग, हम इसको NW ना लेकर के n लिख रहे हैं, तो हो जाएगा R² प्लस h²। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, हाई कंडीशन तो है ही, उस साइड लिख देते हैं, यानी कि I = IC, है ना। या एक कंडीशन हो सकती है IC, तो हम इसको लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें वृत्ताकार धब्बा तभी दिखाई देगा। यहाँ से हो जाएगा R² H² N² R²,
कि आर स्क्वायर इधर लाइए तो आर एन स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एन स्क्वायर माइनस वन, एच स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक, और यहाँ से आर हमें मालूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एच अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। ये डायरेक्ट सूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप परीक्षा में लगाने के लिए। ठीक, तो प्रकाश की त्रिज्या जो है आर के वृत्त में जल से बाहर निकलता है, प्रकाश आर त्रिज्या के वृत्त से बाहर निकलता है। अब इसकी एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बस आर का वर्ग करके इसमें रख दीजिए, यही इसमें गुणा कर दीजिए, आर स्क्वायर हमें पता है, एरिया क्या हो जाएगी पाई एच स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक, तो R जो है वो H के समानुपाती है, मतलब H अगर जितना अधिक होगा R उतना बड़ा हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज है कि R H पे निर्भर कर रहा है, लेकिन ये जो है जो इसकी कोड़ी चौड़ाई जिसको हम लोग 2IC कर रहे हैं वो H पे निर्भर नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है, यानी कि धब्बे की जो कोड़ी चौड़ाई है वो गहराई H पर निर्भर नहीं करती। लेकिन अगर हम व्यास की बात करें 2R, यानी इसका जो व्यास है वो निर्भर करता है, यानी हो जाएगा 2H एन स्क्वायर माइनस वन, यानी व्यास बढ़ेगा गहराई बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सवाल था ना, एक तरह से थ्योरेटिकल है, ये एक फार्मूला है, एक फार्मूला है, या फार्मूले की तरह यूज करिए, फार्मूले की तरह फार्मूले। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वृत्ताकार धब्बे के रूप में प्रकाश तभी निकलेगा जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होगा, तभी ये रेस ऐसे जो फैलेगी चारों ओर और प्रकाश धब्बे की तरफ बाहर। अगर ये ज्यादा हो गया तभी प्रकाश निकलेगा, तो राउंड की तरह ही निकलेगा यहाँ। तो हालांकि हम छोटा मान करके नहीं निकलेंगे, क्योंकि प्रकाश कुछ ऐसे चला जाएगा, कुछ ऐसे, यानी बड़ा सा राउंड बनाएगा, है ना। तो वहां से थोड़ा सा रेडियस कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है, तो इसलिए हम आई बराबर IC मान लेते हैं, ताकि इसके तल पे जो धब्बा बनता है उसकी बात कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है ना। तो इस तरह से आप फार्मूले की तरह उपयोग करेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं, और हमें लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा और हमारी बातें समझ में आई होगी। ठीक, तो आज अगले वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।